नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लॉर में। तो दोस्तों आपका ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं दोस्तों, जो कि आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये होने वाले हैं। और दोस्तों इसमें बता दूं कि आपका जो सिलेबस भर्ती बोर्ड ने दे रखा है, जो कि आपका टोटल 6 पार्ट में डिवाइड है सामान्य हिंदी का। दोस्तों इसको आप बार बार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आप परीक्षा की डेट भी जल्दी फिक्स हो जाएगी। दोस्तों आपको जल्द से जल्द एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। यानी कि आपको बताना है कि आच्छादित जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें आच्छादित की, तो दोस्तों आ प्लस छादित आपका इसमें बन जाता है। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सी इसमें संधि बन रही है। दोस्तों इसमें आपको जब भी बड़ा आ के बाद छा आता है ना, तो दोस्तों वहाँ पर आपका बीच में चा ऐड हो जाता है। दोस्तों यहाँ से जो परिवर्तन आ रहा है वो आपका व्यंजन में आ रहा है परिवर्तन। तो दोस्तों इस वजह से यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी आच्छादित में। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि शक्ति यानी कि जो ई की मात्रा थी वो दोस्तों लास्ट में लगा दी गई है। तो यहाँ से आपकी स्वर भक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से महाप्राण व्यंजन हैं। तो दोस्तों आपका पता होगा कि जो महाप्राण व्यंजन होते हैं, तो दोस्तों वो आपके थोड़े जब भी इनको आप बोलेंगे तो मुंह से आपकी हवा ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों जिन वर्णों को बोलने से मुख से ज़्यादा हवा निकले वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। और दोस्तों ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर इनको बोलते हैं। यानी कि जो आपके वर्ग होते हैं, जैसे कि आपका का खा गा, का खा गा घा, तो दोस्तों जो दूसरे यानी कि ये खा हो गया और घा हो गया। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका महाप्राण होता है। और दोस्तों पहला और तीसरा अल्पप्राण रहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया है। दोस्तों आपकी ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पितृ प्लस अनुमति का सही संधिपद है। तो दोस्तों अगर हम इनका अगर हम इनको ऐड करें तो दोस्तों क्या बनेगा आपका पित्रानुमत बन जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूध का आपको पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों आपको दूध के पर्यायवाची आपको पता होंगी। आपके जो दुग्ध होता है, सबसे पहले तो आपका दुग्ध हो गया, और पेय हो गया, और क्षीर हो गया, क्षीर हो गया। दोस्तों अमृत भी इसी का होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें आपका राइट आंसर स्तन्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका स्तन्य हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपका दूध का ही पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेच्छा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों प्रेच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है दृष्टि, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अन्य भी पर्यायवाची होते हैं। प्रेच्छा के अन्य जो पर्यायवाची होंगे वो नेत्र हो जाएंगे। नेत्र, एक आपका नयन हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, दृग और आँख, ये सभी प्रेच्छा या फिर दृष्टि के ही पर्यायवाची हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको विरासत का पर्यायवाची बताना है। विरासत का आपकी कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची बनेगा। तो दोस्तों विरासत का आपका पर्यायवाची बनेगा ऑप्शन नंबर सी दाएँ। दोस्तों विरासत के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि आपका एक तो न्यास हो गया, न्यास, और धरोहर हो गया। तो दोस्तों ये सभी विरासत के ही पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होलोग्राफी एक विशेष ये आपका इसमें कुछ वाक्य दिए गए, उनको आपको सार्थक क्रम में लगाकर एक पैराग्राफ पूरा बनेगा दोस्तों, और ये बताना है कि सार्थक क्रम कौन सा बनेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके ऑप्शन नंबर डी की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को मिलाने से आपका पूरा वाक्य बन जाएगा, जो कि अभी मैं बताता हूँ कौन सा वाक्य आपका बनेगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। होलोग्राफी एक विशेष, तो दोस्तों डी में सबसे पहले आपका वा दिया गया, यानी कि होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। फिर यह आ जाएगा, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो ऑप्शन नंबर डी आप लेंगे, तो उसके बाद आपका सार्थक पैराग्राफ पूरा बन जाएगा इसको मिलाने से। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है आपका, इसमें भी
4 वाक्य दिए गए हैं इसमें, इनको आपको सार्थक क्रम में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है भाषा अब, मतलब भाषा जब। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब भाषा जब। अब ला से स्टार्ट करना है, संपर्क भाषा से, और फिर उसके बाद आपका रा आएगा। साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस डेली के डेली करते रहेंगे तो आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और समय भी आपको कम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, और इसमें दिया गया है कि अवकाश के समय की गतिविधियाँ, और इनको आप सार्थक क्रम में लगाना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो दोस्तों अवकाश के समय की गतिविधियाँ, और उसके बाद आपका या आ जाएगा, यानी कि सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं, जिसके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरों की बस्तियों में, दोस्तों यहाँ से आप अगर हम ऑप्शन नंबर ए आपका उठाएं तो दोस्तों मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। दोस्तों आपका इसमें मतलब जब ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका सार्थक पैराग्राफ पूरा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 से लेकर के 16 तक आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया गया और यहाँ से आपको क्वेश्चन को मार्क आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आप ट्रिक ये लगाइए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो सब इसमें बोला गया सही वक्तव्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपके 4 वक्तव्य दिए गए, चारों आपको पढ़ लेने हैं। गुप्त जी के संस्कार सामंती थे, प्रसाद के घर का वातावरण वैष्णव था, धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी, प्रेमचंद में युग चेतना अत्यंत प्रखर है। तो दोस्तों ये आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, उसके बाद इस पर आप मूव करिए और दोस्तों यहाँ से अपने ऑप्शन छांटना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों मैंने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है। दोस्तों मैं आपके इसके आंसर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें आप पढ़ने में अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप अच्छे से उसको लगा के देखना। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, दोस्तों इसमें आपका जो पूछा गया सही वक्तव्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त जी के संस्कार सामंतनीय थे। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक हैं। दोस्तों जो कि अभी पैराग्राफ में कुछ भी इनके बारे में नहीं कहा गया है। और दोस्तों 15 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो दोस्तों इसमें मैथिल शरण गुप्त के बारे में ही पूरा बताया गया है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी पूरा सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों जब आप गद्यांश पूरा पढ़ेंगे तो दोस्तों इनमें से आपको चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन उसमें मिल जाएंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा वो आपको जनकाव्य नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इनको आपको सार्थक क्रम में लगाना है और दोस्तों जिस वाक्य में त्रुटि हो उसको आपको बताना है। दोस्तों इसमें मतलब आप अगर ऑप्शन नंबर ए पढ़ें दोस्तों, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद ऑप्शन नंबर, दोस्तों इस तरह से आप पूरे के पूरे पढ़ते जाइए। दोस्तों आपको डी टिक करना है, लेकिन दोस्तों अगर आप बी पढ़ेंगे तो बी आपका सही है, बिल्कुल राइट वाक्य है। दोस्तों बी भी आपका राइट वाक्य है और सी भी आपका राइट वाक्य है। लेकिन दोस्तों अगर आप ए को पढ़ेंगे तो दोस्तों कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका कुछ भी मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए मतलब गलत है। तो दोस्तों इसी को आपको मार्क आउट करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका बोला जा रहा है कि कौन सा कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप
पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। तो दोस्तों इस तरह से आप जब तीनों ऑप्शन आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों तीनों के ऑप्शन आपके सही निकलेंगे दोस्तों। इस वजह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और आपका बी भी सही है, यानी कि भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, ये भी आपका वाक्य सही है। लेकिन दोस्तों लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। परीक्षा के एकमात्र दिन ही बचे हैं, एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर गलत होगा तो ये आपको बताना है। मतलब परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, तो दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा। बाकी की सारे के सारे आपके ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि दोस्तों यहाँ से परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, लेकिन दोस्तों आपका ये होता है कि परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, यानी कि परीक्षा के बाद जो के आपका लगा है दोस्तों ये आपका गलत है, लेकिन परीक्षा में आपका लगना चाहिए था। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावत के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनके अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। दोस्तों ये आपको चारों को चारों मिलाने हैं। तो दोस्तों ये आपका सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो गुलाब मतलब विवाह योग है ये गुलाब राय जी की मतलब निबंध है, इनका गुलाब राय जी का निबंध है विवाह योग। तो आपको डी से 2 को मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन को उठाइए और जल्दी से मिला दीजिए। मतलब डी से 2 को मिलाना है, तो राइट आंसर आपका ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। और दोस्तों कोई एक और मिला लीजिए, मतलब इसमें आपका राइट आंसर आपका डी ही होगा क्योंकि दोस्तों बी को ए से भी मिलाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो दोस्तों जो आपका भारतीय वृत्ति है वो दोस्तों अद्भुत रस से इसका संबंध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, मतलब जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि जो मतलब रस सूत्र के जो जनक हैं उनको भरत मुनि जी को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इनके अनुसार कुछ मतलब 2 आपको अपवाद भी मिलेंगे। तो दोस्तों दोनों के दोनों मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार जो आपके रस दिए गए हैं, मतलब जो आपके भरत मुनि के अनुसार जितनी रस हैं वो आपके टोटल इन्होंने 8 माने थे। लेकिन दोस्तों अगर हम आपका क्वेश्चन आए कि काव्य में रसों की संख्या, तो दोस्तों आपकी 9 हो जाती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 मानी गई है। दोस्तों कौन कौन से मतलब जो बढ़ते हैं, तो दोस्तों इन्होंने श्रृंगार रस को एक ही रस माना था भरत मुनि ने। लेकिन दोस्तों काव्य में श्रृंगार रस को 2 रसें माने गए हैं, जिसमें कि आपका एक वियोग श्रृंगार हो जाता है और एक संयोग श्रृंगार हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब जो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जब भी आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो दोस्तों आपको 8 बताने हैं, और काव्य के अनुसार तो दोस्तों आपको 9 बताने हैं। तो राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी तुलना की, जहाँ भी आपका तुलना की जाए वहाँ आपका रूपक हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये आपको बताना है, मतलब इसमें आपका राइट आंसर बी होगा। डॉक्टर नगेंद्र जी का ये निबंध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। तो दोस्तों छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था
रामविलास शर्मा जी ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ग बनाया है और जो मैंने उसे ना विकल बनाओ। दोस्तों ये इसमें बताया गया कामायनी किस सर्ग से ली गई है। दोस्तों ये आपकी ली गई है ऑप्शन नंबर ए कर्म सर्ग से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो दोस्तों इनका प्रवेश हुआ था आलोचना में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार रस काल की संज्ञा किसने दी है। तो दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो दी थी वो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। तो दोस्तों प्रेम चिनगारी बताना है किसकी रचना है। तो दोस्तों प्रेम चिनगारी थी नजफ अली जी की, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सखिन सहित हर्षी अतिरानी। दोस्तों ये बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौ शिवधनु मिनाल की नाई। दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपका जो अलंकार होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपमा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है, स्वामी रामानंद जी हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर तो आपको पता ही होंगे कि दोस्तों आपका जो टोटल 3 संयुक्त स्वर होते हैं, मतलब 4 होते हैं, 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। एक तो आपका ए हो गया, और एक ए हो गया, और ओ हो गया, और एक ओ हो गया। दोस्तों ये चारों के चारों आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। दोस्तों ए जो बनता है वो आपका आ प्लस ई से बनता है, और इसी प्रकार जो बड़ा ए जो बनेगा वो दोस्तों आ प्लस बड़ी ई से बनता है। तो इस तरह से आपके टोटल 4 स्वर होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानक हिंदी का आधार क्या है। तो दोस्तों मानक हिंदी का आधार आपकी खड़ी बोली है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवधि अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है। तो दोस्तों आर्य भाषा का आरंभ तो आपको पता ही होगा कि आप 1500 ईस्वी के बाद ही, मतलब 1500 के बाद ही इनको माना जाता है आर्य भाषा का आरंभ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलधि में कौन सा समास है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जलधि की, तो दोस्तों जलधि में आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोस्तों जलधि का अगर हम इसको थोड़ा अपने वाक्य में प्रयोग करें तो दोस्तों जलधि का मतलब आएगा जल को धारण करने वाला। जैसे कि आपका बादल होता है, बादल का पर्यायवाची भी है जलद, तो यानी कि जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी आपके जो कारक चिन्ह आपको दिख जाए ना, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास ही होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए दोस्तों कमेंट करके बताना। दोस्तों इसका मतलब PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।